है सब। हाँ हाँ, हो जाता है पहले। पहले बेटा पूरा का पूरा जो पीपीटी चलेगा वो देख लेना, समझना है। उसके बाद फिर मैं अपने कोर्सेज को ऐड करूंगा। सर अभी स्टार्टिंग बेसिक बताएंगे, फिर मैं और ऐड करूंगा। दोनों के टीचर्स के एक्सपीरियंस है, आपको पता है कि ये सर इंडस्ट्री में लेक्चर भी है, फैकल्टी इंग्लिश के, और प्लस पीएचडी चल रहा है इनका, अलग अलग सिटी में क्लासेस अच्छे अच्छे एरियाज में। प्लीज बेटा जो भी आपके लाइफ के लिए हम कर रहे हैं, इसलिए ऑनलाइन लिंक किया कि कोरोना का टाइम है, ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे बैठ नहीं पाएंगे, इसलिए वो लगभग मोर देन 40-45 तो 30-35 तो आ चुके हैं। ठीक है बेटा, वॉइस का गर्ल्स का जो भी आपके माइंड में सवाल हो पहले पूरे सुनना है, उसके बाद डिस्कस कर सकते हो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पढ़ाई क्यों की जाती है? पढ़ाई का मकसद क्या? दो, एक ज्ञान हासिल करना ताकि हम दूसरों से बेहतर हो सके। एक सभ्य इंसान में और एक असभ्य इंसान में जो सबसे बड़ा फर्क होता है उसकी शिक्षा का होता है, संस्कार। आप किसी पढ़े लिखे इंसान से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो समझदारी से फैसला लेगा। हम कई बार एग्जाम्पल देते हैं, तो तुम तो पढ़े लिखे हो, कम से कम तुम तो सोच समझ के बात करो। ये पहला पॉइंट। दूसरा, ऐसा हम सब सिद्धि हैं, हम पैसा लगाते ही इसलिए कि रिटर्न में। ऐसा व्यक्ति सिंधी जिसने इन्वेस्टमेंट किया और लॉस पाया वो होगा ही नहीं, वो कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। तो स्टूडेंट्स, आज दुनिया जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे बदल चुकी है। आज से
22 साल पहले जब मैंने मेरा 12th खत्म किया था मार्च 2000, तो हमारी जिंदगी आसान थी और ऑप्शंस लिमिटेड। 22 साल पहले बच्चे के पास ऑप्शन क्या होता था? भाई बीकॉम करो, सीए करो, सीएस करो, आईसीडब्ल्यू करो, एमबीए करो, खत्म हो गई जिंदगी। लिमिटेड कोर्सेस, हर बच्चे को बीकॉम तो करना ही है, उसके साथ साथ आप बाकी कोर्सेज की तैयारी करो। और भाई कॉमर्स का बच्चा या तो सीए बनेगा या तो एमबीए करेगा, सीएस आईसीडब्ल्यू बस वहां तक जाएगा, उससे आगे उसकी उड़ान नहीं। आज इतने सारे कोर्सेज, और इसी वजह से कई बार बच्चे गलत चॉइसेस करते हैं। देखिए बेटा, यहाँ से जो टाइम आपका शुरू हो रहा है वो ऐसा कहूँ तो एक एक मिनट कीमती है, क्योंकि अब लाइफ आपको टेस्ट करना शुरू करेगी, अब प्रेशर आपको झेलना शुरू करना है। जब उम्र 22 होगी और कोई अच्छी डिग्री होगी और अच्छी जॉब शुरू हो जाएगी, अच्छा करियर शुरू हो जाएगा, तो आप थोड़ा सा कंफर्ट फील कर सकते हैं। लेकिन जैसे 22, 23, 24 साल की उम्र है और आपके पास कोई स्टेबल करियर नहीं है, तो दूसरों की कामयाबी देख के आपको डिप्रेशन आना शुरू हो जाएगा। यार हे मुसा गड़ पड़ो इडो क्या निकलियो, हे मुसा गड़ पड़ो इडो क्या निकलियो, मारे। वो क्यों होता है? बिकॉज़ बच्चे गलत चॉइसेस करते हैं, गलत कॉलेजेस चुन बैठते हैं, गलत क्वालिफिकेशन में फंस जाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आस्था रामनानी नाम की एक लड़की कुबेर नगर की, 2015 में उसने यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज से इंटीग्रेटेड एलएलबी की पढ़ाई शुरू की। कॉलेज वाले अलग अलग एडवर्टाइजमेंट पेपर में डाल देते ना बेटा, तो देख के बेचारी चली गई। इंटीग्रेटेड एलएलबी के लिए उसने 11 लाख रुपए की फीस, कोर्स पूरा किया। 5वें साल जिस साल उसका एलएलबी खत्म होता है, उसको बताया जाता है कि हमारे यहाँ से एलएलबी करने वालों को बार काउंसिल की मेंबरशिप नहीं मिलेगी। मतलब क्या? आपकी एलएलबी हो गई बेकार, क्योंकि अगर आप बार काउंसिल के मेंबर नहीं हो तो आप कोर्ट में केस नहीं लड़ सकते। तो उस वकील की वैल्यू क्या अगर जो कोर्ट में जाके अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता? फिर तो नौकरी के और माना खात के काम कर रहे हैं, वो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो इसीलिए आज आपके आपका ये जो सेशन रखा गया है उसका पर्पस यही है कि आपको सही जानकारी। पहली पॉइंट, अगर कोई करियर चुनना है तो सबसे पहले एक्सपर्ट की सलाह। जिन लोगों ने 20, 20, 30, 30, 40 सालों से इस फील्ड में काम किया, उन लोगों का अनुभव आपके काम आएगा, वो आपको गाइड कर सकते हैं। एक टीचर जब बच्चे को पढ़ा रहा होता है तो उसको पता होता है कि मेरे स्टूडेंट का बैंड कहाँ है, मेरा स्टूडेंट क्या बन सकता है। मैं गारंटी दे सकता हूँ, आप सर से पूछे ना कि सर मुझे क्या करना चाहिए, आप सबके लिए दिमाग में करियर सब तो 2 साल उन्होंने आपको पढ़ाया, he has an idea कि मेरे बच्चे की क्वालिटी क्या है, वो किस डायरेक्शन में जा सकता है। फिर भी चलिए कुछ कोशिश शुरू करते हैं। अब मुसीबत क्या होती है, देखिए हम सब इस सेशन में आए हैं, बैठे हैं, उसके पहले हम एक फैसला कर चुके हैं। यहाँ बेटा हर बच्चा एक प्लानिंग को लेके चल। तो आज के सेक्शन का मकसद क्या है? पहला ये जानना कि जो मैंने करियर चॉइस अपने लिए की है, क्या वो मेरे लिए सही है। अगर नहीं है तो मेरे पास क्या ऑप्शन है? नेक्स्ट। अब समस्या ये हो, उस तरह से क्या करना चाहिए? 1000 लोग मिलेंगे, 1000 बातें बताएंगे। और ये कैसा चलता है जैसे 10वीं के बाद हुआ था। भाई आपके किसी रिलेटिव का बेटा इंजीनियर है और बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है, आपको पकड़ पकड़ के सब बोलेंगे अपनी बेटी को इंजीनियरिंग बनाना, इंजीनियरिंग में बहुत पैसा है, इसमें तो मतलब जिंदगी बन जाएगी उसकी। ये जाने बगैर कि क्या आपके बच्चे की काबिलियत है इंजीनियर बनने की, क्या उसका इंटरेस्ट है इंजीनियरिंग। अभी भी आप जैसे कॉमर्स में है, रिजल्ट आने वाला है, आपको अभी से लोग समझाना शुरू कर देते हैं यही कराया जाएगा, लेकिन क्या उसका इंटरेस्ट है ये जानना जरूरी। कॉलेज सिलेक्शन कौन सा होना चाहिए, ये वो आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। फैंसी बिल्डिंग्स और बड़े बड़े ब्रोशर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर देख के बच्चे चले जाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस समझाता हूँ।
आप गुजरात यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लें, जैसे आरजेटी करवा रहे हैं, एनचेल है, नव गुजरात है, सहजानंद है, वहां पे आपकी फीस भी कम लगेगी, आपकी डिग्री की वैल्यू ज्यादा है। लेकिन आजकल क्रेज है, बच्चे जाते हैं जीएलएस यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी, बीकॉम की फीस 3 लाख रुपए, इमेजिन। और एक तरफ गुजरात यूनिवर्सिटी करवाती है बीकॉम, आप सेल्फ फाइनेंस में करते हो तो 25,000 रुपए, एक साल के 11-12,000 रुपए फीस है, 3 साल के 36-40,000 रुपए, और गवर्नमेंट ग्रांट में जाते हो तो 2500 रुपए, साल के 800 रुपए, उसमें भी गर्ल्स की फीस एग्जाम है, फ्री। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का कॉन्सेप्ट है, कुछ 200 रुपए यूनिवर्सिटी एग्जाम चार्ज पे करनी पड़ती है, 700 मतलब साल भर के। अभी और भी कंसेशन for 1 semester. Because for all year there is 2 semesters are there. So 1 semester 700. अब देख लीजिए, अब 2500-2600 रुपए में आपका बीकॉम खत्म हो जाएगा। आपको एक और मजेदार फैक्ट बता दूं, अगर आपको विदेश जाना हो तो गुजरात यूनिवर्सिटी के बीकॉम के मेरिट पॉइंट्स होते हैं 12 मेरिट पॉइंट्स, लेकिन अहमदाबाद यूनिवर्सिटी और जीएलएस यूनिवर्सिटी के मेरिट पॉइंट्स है 0, क्योंकि इनको अभी तक अप्रूवल नहीं मिला। ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है, उसको मान लिया गया है कि यूनिवर्सिटी है, उनके पास अप्रूवल नहीं है, इनके पास नैक रेटिंग नहीं है, इसीलिए इनकी रेटिंग वैल्यू 0। Should you go with the herd or listen to parents or carve your own path? अब इसमें एक और मुसीबत होती है, दोस्ती। मेरा फ्रेंड ये ले रहा है तो मुझे बोलेगा। आपको बेटा एग्जांपल देता हूं, अभी अभी आपकी दोस्ती की पोल खुल जाएगी, क्लियर कट बता दे। 2 बच्चे हैं, दोनों सेम स्कूल में पढ़ते हैं, बहुत गहरे दोस्त हैं। एक का रिजल्ट आया 87%, एक का रिजल्ट आया 77%। अब 87% वाले को एचएल में एडमिशन मिल रहा है, 77 वाले को नहीं मिल रहा। मुझे आप में से कोई बच्चा बता दे कि वो 87% वाला तुम्हारे लिए एचएल में एडमिशन छोड़ नहीं छोड़े, तब भी नहीं छोड़े। मेरा दोस्त जो कर रहा है वो मैं करूं, नेवर एवर डू दैट। ये जानवरों की आदत है, इसको शीप मेंटालिटी कहते हैं। एक भेड़ जिस डायरेक्शन में चलती है, दूसरी भेड़ें उसी डायरेक्शन में चलती है। आपको वो नहीं करना चाहिए, आपको अपना इंटरेस्ट ढूंढना चाहिए। पेरेंट्स ने भी कुछ ना कुछ तो पक्का सोचा है आपके लिए, तो उनसे पूछो और बात करो, मम्मा आपने क्या सोचा है मेरे लिए, आपने कौन सा करियर ऑप्शन चुना है। बिकॉज आपको पता नहीं होता, इनडायरेक्टली ये पेरेंट्स 6 महीने पहले से प्लानिंग में लगे, बिकॉज खर्चा इनको करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट ये जाने दीजिए। नेक्स्ट फंडामेंटल एडवाइस क्या है? हर किसी इंसान की मत सुनो, कंफ्यूज होगा। कोई बोलेगा सीए करो, कोई बोलेगा एमबीए करो, कोई बोलेगा एसीसीए कर लो, कोई बोलेगा ये कर लो, वो कर लो, होटल मैनेजमेंट कर लो। हर किसी की मत सुनो। डोंट फॉलो योर फ्रेंड्स ब्लाइंडली। कोई आपका दोस्त आंखें बंद करके किसी डायरेक्शन में जा रहा है तो आप तो अंधे मत बनो। डोंट लुक फॉर मोस्ट हैपनिंग एंड ट्रेंडी करियर। ये बहुत परेशानी है। आप सबको दिख रहा है कि भाई रोबोटिक्स वाली दुनिया आने वाली, तो रोबोटिक्स में करियर है। मैं आपको कुछ एक बात बताता हूँ, कॉमर्स के साथ बहुत गजब का फंडा है। आज से 50 साल पहले भी सीए की वैल्यू थी, आज भी सीए की वैल्यू है, और आने वाले 50 साल में भी वैल्यू है, बिकॉज इनके बिना बिजनेस नहीं चल सकता। साइंस में चीजें बदल जाती है, साइंस में चीजें बदल जाती है, कॉमर्स में कभी नहीं बदलेगी, बिकॉज कॉमर्स के बिना कंट्री नहीं चल सकती। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, दुनिया की जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, इनको चलाते कौन है? कॉमर्स ग्रेजुएट्स, मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स, उनके थ्रू ही चलती। आज से 50 साल पहले भी एमबीए की वैल्यू थी, आज भी एमबीए की वैल्यू है, आने वाले समय में भी रहेगी। फर्क सिर्फ इतना है, जैसे मैंने कहा, आप एक अच्छा इंस्टीट्यूट चुनिए, बस। कोर्स चुनने से पहले आप अपने आप को जानिए। हम क्या करते हैं, अपने आप को जाने बगैर कोर्सेज पे जाते हैं।
पहला काम क्या, हमारी पर्सनालिटी होती है ना बड़ा, वो 3 टाइप की होती है। पहले वो बच्चे जो एकेडमिक ओरिएंटेड है, जो लंबे समय तक पढ़ाई कर सकते हैं। जो बच्चा 6 घंटे 8 घंटे बैठ के पढ़ सकता है, वो बच्चा सीए कर सकता है। तो उसमें उतनी मेहनत चाहिए, उसमें उतना टाइम चाहिए। ये बच्चा यूपीएससी की एग्जाम दे सकता है, आगे चल के पब्लिक सर्विस में जा सकता है, सरकारी नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकता है, बिकॉज इसमें बहुत सारा पढ़ना होता है। दूसरे वो लोग जो पीपल ओरिएंटेड, ऐसा समझ लीजिए तारक मेहता का टप्पू। आपका बच्चा अगर ग्रुप बनाने में माहिर है, लोगों से काम निकलवाने में माहिर है, तो इसे मैनेजमेंट की फील्ड में जाना चाहिए। स्किल, मैनेजमेंट का स्किल क्या होता है, उसको खुद काम नहीं करना, उसे लोगों से काम निकलवाने आना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि किस इंसान को कैसे हैंडल करना। तो आज आप अपनी पर्सनालिटी को इवैल्यूएट करो। कोर्सेज, पैसा सब जगह है, लेकिन ये बस अपने आप को इवैल्यूएट करो कि मैं कैसा इंसान हूं। क्या मैं इस रोल में फिट होता हूँ, मैं घंटों तक पढ़ाई कर सकता हूँ, तो मुझे इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता नहीं यार, मैं 2-2.5 घंटे से ज्यादा पढ़ नहीं सकता, लेकिन हाँ मुझे लोगों से काम निकलवाना आता है। तीसरा, क्रिएटिव इनोवेटिव लोग, इनका दिमाग चलता है, इनको कुछ नया करने की चाह है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप बचपन में छोटे बच्चे को भी ऑब्जर्व कर सकते हो, उसके माइंड से आपको क्रिएटिविटी पता चलती है। मेरी छोटी बेटी है, शी इज इन फर्स्ट स्टैंडर्ड। उसने फर्स्ट स्टैंडर्ड में अपना ग्रुप बना रखा है स्कूल के अंदर, वो लीडर है ग्रुप। मैं हैरान हो गया था उसके स्कूल जब मैं विजिट करने गया था, तो जहां वो बोले ना, तो वहां सब बच्चे बैठ के लंच करें। मैं लंच बॉक्स देने गया उसके स्कूल, एंड शी वाज लाइक, सब इधर आ जाओ, इधर ग्राउंड में बैठ के खाएंगे। एंड ऑल द चिल्ड्रन केम। क्वालिटीज एंड लीडर, मुझे उससे रियलाइज हुआ कि बंदी मैनेजमेंट को तुमने तो कर समझे। तो ये क्रिएटिव लोग क्या है, जिनको डिजाइनिंग अच्छी लगती है, ये फैशन डिजाइनिंग में जा सकते हैं, इंटीरियर डेकोरेटिंग में जा सकते हैं, वेब डिजाइनिंग में जा सकते हैं, मार्केटिंग की फील्ड में कमाल कर सकते हैं लोग। क्योंकि मार्केटिंग क्या है, क्रिएटिविटी। आपके सामने एक और मजेदार चीज बता दूं, मार्केटिंग वालों का कमाल क्या होता है, पेरेंट्स जो यहाँ बैठे हैं उस चीज से रिलेट कर पाएंगे। कोलगेट का टूथपेस्ट आज से 30 साल पहले जैसा था, आज भी वैसा ही, लेकिन हर 6 महीने में नई ऐड आ जाती है। अब एक्टिव एंजाइम के साथ, अब कैल्शियम के साथ, अब इसके साथ, अब उसके साथ, पता नहीं क्या क्या डाला है लोगों। ये क्या है, ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी। आपके सामने प्रोडक्ट इस तरह से रखा जाता है कि आप मना नहीं कर सकते। नेक्स्ट ये एक्सप्लेन करती है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब कॉमर्स दूसरी स्ट्रीम से डिफरेंट क्यों है? पहले तो हम सबके मन में जो ये हीन भावना होती है ना, भाई साइंस वाले सुपीरियर है, आज मैं उसको खत्म कर देता हूं। साइंस वाला बंदा करता है बीटेक एमटेक, बनता है इंजीनियर, ठीक है। वो ऑर्डर किससे लेता है? कंपनी के सीईओ से। सीईओ कौन होता है? कॉमर्स वाला बंदा। ये जो लोग अपने आप को शान महसूस करते हैं ना, भाई हम लोग इंजीनियर्स हैं, हमारी बहुत वैल्यू है, भाई साहब थोड़ा नीचे। तुमको इंस्ट्रक्शंस किससे लेने हैं? हमसे लेने। कॉमर्स का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? करियर के हर मकाम पे आपके पास ऑप्शन है। आप 12th के बाद सीए शुरू कर सकते हो। आपको लग रहा है मैं 12th में तैयार नहीं हूं सीए के लिए, ग्रेजुएशन के बाद भी शुरू कर सकते हो। आप 12th के बाद एमबीए एलएलबी शुरू कर सकते हो। आपको लग रहा है नहीं मुझे सिर्फ प्लेन बीकॉम करना है पहले 3 साल, उसके बाद करना है तो कर सकते। ये साइंस स्ट्रीम में नहीं मिलता। साइंस स्ट्रीम में अगर आपने 12th के बाद मेडिसिन नहीं लिया तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है डॉक्टर बनने का, बेटा जिंदगी खत्म हो गई। यहाँ पे हर मकाम पे मौका मिलता है, आप कॉन्स्टेंटली कर सकते हो। दूसरा, आप मल्टी स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। आपने कभी कोई देखा एक डॉक्टर जो आंखों का और दांत का डॉक्टर हो? नहीं, वो हमेशा सिंगल स्पेशलाइजेशन है। लेकिन कॉमर्स में आपको इतने सारे लोग मिलेंगे जिन्होंने एमबीए भी किया है, सीए भी किया है, एलएलबी भी किया है। ये आपको मल्टी स्पेशलाइजेशन देता है। आज की डेट में एमबीए एंड एलएलबी इज सच अ कॉम्बिनेशन। सीएफए एलएलबी, एमबीए एलएलबी, सीएफए एमबीए, ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसके पीछे कंपनियां भाग रही हैं। ठीक है,
कंपनियों को भी सिंपल पॉलिसी है, एक ही बंदे से 2 काम निकलवा रहे, अच्छे पैसे लेंगे, क्या देंगे। ये कुछ कामयाब लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से लोग बताते ना भाई हम कॉमर्स में क्या कमा रहा है, ये सब देख लो। मुकेश अंबानी, रिलायंस, वॉरेन बफेट, बर्कशायर हैथवे, दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंकर, शेयर बाजार में जितना पैसा इस भाई साहब ने कमाया किसी ने नहीं कमाया। दीपक परेख, एचडीएफसी ग्रुप, गौतम अदानी, अदानी ग्रुप, अरुण जेटली, इंडिया के फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे। रजत शर्मा, वो इंडिया टीवी वाला। कुमार मंगलम बिरला, बिरला ग्रुप, नवीन जिंदल, जेएसडब्ल्यू ग्रुप, जिंदल ग्रुप। आप देख लीजिए ये सब इंजीनियर किनके लिए काम कर रहे हैं, कॉमर्स ग्रेजुएट। सिद्धार्थ मल्होत्रा, एक्टर, शेरशाह मूवी है क्लास में, वो है हर फील्ड में काम। नेक्स्ट, तो अब कौन से कोर्सेज हैं, मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। पहला बीकॉम। अब बच्चे और पेरेंट के दिमाग में होता है सर बीकॉम में कोर्स है, आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना होता है, टोल प्लाजा क्रॉस करना पड़ता है। ये वो टोल प्लाजा है, ये वो गेटवे है जिससे गुजर कर आप आगे के करियर से निकलते हैं। देखो बेटा वो जमाना चला गया जब ग्रेजुएशन की वैल्यू थी, आज वैल्यू मास्टर्स की, पोस्ट ग्रेजुएशन। बीकॉम ऐसी डिग्री है जिसके बाद कॉमर्स की 100 से ज्यादा लाइंस खुल जाती है। तो जिस बच्चे ने बीकॉम कर रखा है वो करियर के किसी भी मकाम पे कॉमर्स की कोई भी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकता है। इसीलिए मेरा एक सजेशन है, और कुछ करो ना करो बीकॉम जरूर करो। और गुजरात के बीकॉम का एक एडवांटेज है, ये मस्ती मस्ती में पूरा होता है। भाई कॉलेज रेगुलर ना भी जाओ, अब तो एक्सटर्नल का ऑप्शन भी आपके पास है। सिर्फ ट्यूशन अटेंड करो और हर सेमेस्टर का एग्जाम दे दो, आपकी साइड बाय साइड दूसरी पढ़ाई भी चलती रहेगी और ये पूरा हो जाएगा। ग्रेजुएशन आपको अब्रॉड जाने में भी बहुत हेल्प है। आपको विदेश कहीं पढ़ाई के लिए जाना हो तो 12th बेस पे अगर आप जाएंगे तो आपके लिए मतलब मुसीबतों का पहाड़ है, लेकिन ग्रेजुएशन के बेस पे जाएंगे तो आपको आसानी से एडमिशन। नेक्स्ट, सीए। अब इसके बारे में क्या बताऊं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। इतना ही बता दूं कि ये कोर्स इकलौता कोर्स है भारत का जिसके लिए पार्लियामेंट में एक्ट पास किया गया। आज जितनी भी कंपनियां भारत में काम करती हैं उनके डॉक्यूमेंट्स करेक्ट है या नहीं है उसका सर्टिफिकेट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही दे सकता है। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट ये कहते हैं ना कंपनी की हालत खराब है, कंपनी खत्म हो जाएगी। आपको सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूं, DHFL नाम की कंपनी थी, दीवार हाउसिंग फाइनेंस, उसके ऑडिटर ने रिपोर्ट में कहा था भाई ये कंपनी के अकाउंट ठीक नहीं लग रहे हैं, और बाद में पता चला कि कितना बड़ा कौभांड किया कंपनी बंद हो। एक ऑडिटर होता है जो सर्टिफिकेट दे उसके बाद ही कंपनी काम कर सकती है, वरना कोई काम नहीं कर सकती। नेक्स्ट, अब बेटा कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो आज से 20-25 साल पहले इंडिया में अवेलेबल नहीं, इनको टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं है। ACC, चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री, लेकिन यूके बेस। सर इसके रिलेटेड जॉब्स इंडिया में है? हाँ है। अहमदाबाद में है? हाँ है। कैसे है वो भी समझ। प्रीवियसली सारा अकाउंटिंग का काम होता था लेजर यानी बुक्स में लिखा था, अब सब हो चुका है डिजिटल। प्लस आप ये तो मानेंगे इंग्लैंड में लेबर हायर करना महंगा है, वहां पे आपको पाउंड्स में सैलरी पे करनी पड़ती है, इंडिया में आपको पे करनी पड़ती है रुपीज में। इंडिया का लेबर सस्ता है, इसीलिए ACCA एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। दूसरा ये जल्दी खत्म होता है, क्यों है सीए की पढ़ाई, पेपर भी वैसे ही है, एग्जाम भी टफ है, लेकिन फर्क क्या आता है आप समझिए। सीए में आपको एग्जाम में ग्रुप देने पड़ते हैं, 4 सब्जेक्ट का एक ग्रुप। अगर आपका टोटल 200 नहीं बना, 50 मार्क का एग्रीगेट होता है, हर सब्जेक्ट में एवरेज 50 मार्क चाहिए। तो 4 सब्जेक्ट का ग्रुप का टोटल कितना होना चाहिए? 200। 200 के ऊपर गया तो आप पास, वरना मतलब 3 सब्जेक्ट में पास थे, एक पे मार्क्स कमाए, इस वजह से चारों पेपर वापस। ACCA में क्या होता है, हर 3 महीने में आप अपना सब्जेक्ट चुन सकते हैं, वो एग्जाम किया फिर अब वो एग्जाम नहीं दे सकते। इस वजह से ये जल्दी खत्म, बिकॉज आप 3-3 महीने में एक 2-2 एग्जाम खत्म करते हो। ये कोर्स का स्कोप अच्छा है लेकिन लिमिट अच्छा है। आप अहमदाबाद में रहकर काम करना चाहते हो, बड़े सिटीज में इसका स्कोप अच्छा है, छोटे सिटीज में इसका स्कोप नहीं।
ये ऐसा समझिए देश के 12-15 जो बड़े शहर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, पुणे, कोलकाता, वहां पे स्कोप अच्छा है, ये भी अच्छी बनती है, अच्छा कोर्स है। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड एमबीए एंड एमबीए। अब मैं दोनों साथ में समझा रहा हूं। अगर आपको पहले से तय है कि मुझे एमबीए ही करना है, तो इंटीग्रेटेड एमबीए बेहतरीन ऑप्शन है। इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम होती है जिसे यूगेट या पीएमआईटी, पीएमआईटी एग्जाम आईआईएम कंडक्ट करवाती है। आप सुन रहे हैं बरोबर, आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इसके 3 ब्रांचेस, इंदौर, लखनऊ एंड अहमदाबाद। तीनों इंटीग्रेटेड एमबीए का ऑप्शन देते हैं। देश भर से बहुत सारे बच्चे देते हैं, कुल 600 सीट्स हैं। एवरी कॉलेज में 200 सीट्स। इसमें अगर आप सिलेक्ट हो गए बेटा, तो आपके वारे में आ रहे हैं कि 5 साल बाद आप सीधे आईआईएम के एमबीए बनके निकलोगे। 5 साल में इंडस्ट्री का अनुभव होगा। एग्जाम टफ है, लेकिन दुनिया की ऐसी कौन सी एग्जाम है जो हमने क्लियर नहीं की? सीए की एग्जाम भी तो दुनिया की टफेस्ट एग्जाम में से एक है, क्लियर करते हैं। जिनमें चाहते हैं वो कर सकते हैं। अच्छा, हमको सपोज आईआईएम नहीं जाना, तो अहमदाबाद बेस्ड भी 3 आपको बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जो इंटीग्रेटेड एमबीए प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहला निर्मा यूनिवर्सिटी। निर्मा यूनिवर्सिटी आपको 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमबीए देता है, जिसके 2 ऑप्शंस होते हैं। या तो उनकी इंट्रेंस एग्जाम यूगेट क्लियर करिए, या फिर 11th-12th में जिन बच्चों के 90% के ऊपर उनको सीधा एडमिशन हो। 11th और 12th में 90% से ऊपर रिजल्ट आना, मतलब 11th में भी 90% था, 12th में भी 90% था, ऐसे बच्चों को स्ट्रेट अवे एडमिशन देता है निर्मा यूनिवर्सिटी, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं। उसके अलावा बाकी के 2 ऑप्शन, गुजरात यूनिवर्सिटी बीके स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, 5 साल का इंटीग्रेटेड एमबीए प्रोग्राम, उनका भी एंट्रेंस एग्जाम होता है यूगेट, अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट। और उसके अलावा जीएलएस यूनिवर्सिटी का इंटीग्रेटेड एमबीए अच्छा है, पर वो तीसरे प्रेफरेंस पर रखिएगा, पहला प्रेफरेंस देन एमबीए। आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद एमबीए कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत समझदारी से काम, पावरफुल और अच्छी यूनिवर्सिटी चुनिए, मेहनत करिए। 2 तरह की एग्जाम होती है, एक होती है कैट, एक होती है सीमेट। कैट और सीमेट, सीमेट और कैट के बेस पे गुजरात के भी अच्छे कॉलेजेस हैं, नेशनल लेवल के भी अच्छे कॉलेजेस हैं। नेशनल लेवल पे सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी पुणे, नरसिंह इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज मुंबई, निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद, उसके बाद एसपी जैन दिल्ली, एनएसबीएम नेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट दिल्ली, एसएनआरआई जमशेदपुर, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। ये बड़े-बड़े कॉलेजेस हैं एमबीए के। मैंने खुद ने एनएसबीएम दिल्ली से एमबीए किया हुआ है। और आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जो सैलरी मुझे उस टाइम पे 2007 में मेरे एमबीए में मिली थी, वो आज के जमाने में भी एमबीए में नहीं मिली। आपको छोटा सा एग्जांपल, एनएसबीएम दिल्ली से जब मैंने अपना एमबीए खत्म किया, तो मेरा पहला पैकेज था सालाना 7.5 लाख स्टार्टिंग से एनुअल, 7.5 लाख रुपए, वो भी तब जब हम रिसेशन के भयंकर सागर में बैठे। अब सबको पता है 2008 में अमेरिका में लीमन ब्रदर्स का क्राइसिस हुआ था, लोगों की नौकरियां गई, उसके बावजूद कैंपस प्लेसमेंट में हमको 7.5 लाख रुपए का पैकेज मिला। आज की डेट में भी एमबीए में 7.5 लाख रुपए का पैकेज स्टार्टअप को है। तो आप अच्छी कॉलेज में और रेप्यूटेड कॉलेज में तो पैकेज भी अच्छा आएगा। देन सीएफ, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, ये यूएस बेस्ड डिग्री है, इंडिया में इनके सेंटर्स हैं ऑफिशियल जो पढ़ाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। इसकी वैल्यू भी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये लोग स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कंपनियों में बहुत फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं। तो कंपनी की स्थिति कैसी है, कंपनी आगे क्या करेगी, हमको पैसे की कितनी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, उस सब के लिए इनकी रिक्रूट होती है। इनको हाथों हाथ सिलेक्ट किया जाता है। हर साल सिर्फ 300 बच्चे कोर्स क्लियर कर पाते हैं सीएफए का, और उनकी सीधे प्लेसमेंट होती है, उनको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं, बट टफ। यूपीएससी एंड जीपीएससी, मैंने किसी बहुत एक समझदार इंसान से सुना था कि नौकरी तो सरकारी होती है, बाकी सब नौकरियां होती है। नौकरी सरकारी होती है, मतलब आपकी एक बार नौकरी लगी तो जिंदगी भर आपकी जॉब सिक्योरिटी, आपसे कोई नौकरी छीन नहीं सकता। आप सुकून से, सरकारी नौकरी वालों को बंगले भी मिलते हैं, फ्लैट भी मिलते हैं, किसी कैटेगरी। आप अगर यूपीएससी की तैयारी करते हैं, इसमें एक और छोटी चीज मैं ऐड कर दूं, हम सब सुनियों के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज।
तेजस एकेडमी सिंधियों की खोली हुई बहुत बड़ी एकेडमी है जो नागपुर में काम करती है। आप में से अगर कोई बच्चा यूपीएससी या यूपीएससी करना चाहता है, पब्लिक सर्विस कमीशन में जाना चाहता है, तो उनका एक छोटा सा एंट्रेंस एग्जाम होता है, अहमदाबाद में भी उसका सेंटर है। वो अगर आप क्लियर करते हैं तो नागपुर में आपका रहना, खाना पीना, पढ़ाई का पूरा खर्चा वो संस्था पे करती है और आपको वहां पे यूपीएससी के लिए तैयारी करवाती है। तेजस एकेडमी नाम से संस्था है। जिन बच्चों को कलेक्टर बनना है, कठिन है, मैं बता दूं दुनिया की दूसरी टफ एग्जाम है, नंबर 1 फ्रेंच पब्लिक सर्विस कमीशन की टफ एग्जाम है। हम इतनी टफ अमेरिका इंग्लैंड कोई नहीं देता जितनी टफ हमारी दी जाती। लेकिन अगर सपोज आप कलेक्टर बनते हो तो आप अहमदाबाद के राजा, आपके एक ऑर्डर पे कर्फ्यू लगेगा। और अब जैसे कह रहा हूँ एक बड़ा अपॉर्चुनिटी ये है, वो एंट्रेंस एग्जाम अगर आप तेजस वालों का क्लियर करते हो तो फिर आपको नागपुर तक ट्रेन में ले जाने का भाड़ा भी वो देंगे, वहां रहना, खाना पीना सब उनकी तरफ से होता है। इंटीग्रेटेड एलएलबी, अब जिनको लगता है कि नहीं मुझे लॉ में करियर बनाना है, वकील बनना है, तो इंटीग्रेटेड एलएलबी बहुत अच्छा ऑप्शन है क्योंकि आपका 1 साल बच जाता है। आप रेगुलर एलएलबी करो तो 6 साल लगते हैं, इंटीग्रेटेड एलएलबी 5 साल लगता है। इसका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, वो क्लियर करो। अहमदाबाद में आप नसीब वाले हो, 1300 सीट्स है इंटीग्रेटेड एलएलबी, अहमदाबाद और गांधीनगर मिला तो बहुत अच्छा स्कूल है इसका। एलएलबी, अब सपोज आपकी ट्रेन छूट गई, आप 12th के बाद एलएलबी नहीं कर पाए, लेकिन आपको अगर वकील बनने की चाहत है आप ग्रेजुएशन के बाद भी एलएलबी कर सकते हैं। और लगता है कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं, और जिनको लगता होगा कि वकालत में करियर नहीं है, भाई साहब थोड़ा सोच के देखो, इसमें बहुत करियर है। लेकिन ये किसका काम है? इसकी चमड़ी फूटी। इमोशनल लोग वकील नहीं बन सकते, सफाई से झूठ बोलना बिना पकड़े। जो आदमी अपनी बात बनवाने में माहिर हो ना, उसको एलएलबी में जाना चाहिए, कन्विंसिंग पावर जिसका बहुत अच्छा है। नेक्स्ट बीएचएल, होटल मैनेजमेंट, लेकिन एक वार्निंग के साथ, वेजिटेरियन लोग इसके लिए क्वालिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि होटल मैनेजमेंट की क्वालिफिकेशन में नॉनवेज फूड बनाना भी पड़ेगा, खाना भी पड़ेगा। जिनको दिमाग में है कि मुझे शेफ बनना है, होटल मैनेजमेंट की डिग्री करनी है, मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, कई बार बच्चे एडमिशन लेके फिर कंप्लेन करते हैं, सर मुझे तो तीनों में सब इशू है, ये क्लियर कट फैक्ट बता दूं, जिनको होटल मैनेजमेंट की डिग्री करनी है, पैसा बहुत है, करियर बहुत अच्छा है, आपको होटल से मतलब हर तरह का काम सीखने को मिलेगा, लेकिन इसमें नॉनवेज फूड बनाना भी पड़ेगा और खाना भी पड़ेगा। अहमदाबाद में बीएचएम में होटल इंस्टीट्यूट होटल मैनेजमेंट गांधीनगर और एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट होटल मैनेजमेंट, फॉर्चून लैंडमार्क होटल वालों की इंस्टीट्यूट है, उनके सामने ही उनका कैंपस है। ये दोनों होटल इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे हैं, प्लेसमेंट्स भी अच्छे हैं। नेक्स्ट है मास मीडिया एंड जर्नलिज्म, रिपोर्टर बनना, ब्लॉगर बनना, अपना यूट्यूब चैनल चलाना, आजकल ये बहुत ट्रेंड, और उसकी पढ़ाई हो। ऐसा नहीं होता कि मेरे मन में है और मैंने यूट्यूब चैनल चालू कर, रिपोर्टिंग, जर्नलिज्म, उसके लिए बैचलर्स ऑफ मास मैनेजमेंट अहमदाबाद में है, मुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन आर्ट्स माइका, वहां पे आपकी पढ़ाई कर सकते हैं। अब इन कोर्सेज के बारे में खाली शॉर्ट में जानकारी दे देता हूँ। पिछले साल गुजरात यूनिवर्सिटी ने 18 नए कोर्सेज लॉन्च किए कॉमर्स स्टूडेंट्स, जो क्रिएटिव कोर्स, एनिमेशन, मल्टीमीडिया, जिनको कार्टून बनाना, आपको लगता होगा कार्टून में कोई पैसा। रितेश चंदवानी नाम का एक बच्चा है, हमारा स्टूडेंट है, 3 साल से काम कर रहा है हंगामा चैनल के साथ, 1.5 लाख रुपया महीना सैलरी है, एनिमेशन का काम है, काम बहुत थकाने वाला है, मेहनत वाला है, लेकिन पैसा भी वैसा ही। उसके अलावा इवेंट मैनेजमेंट, वो जमाना गया कि जब हम सब चीजें खुद किया करते थे, रसोईया भी खुद ढूंढेंगे, मंडप वाला भी खुद ढूंढेंगे, अब हर फंक्शन पे हम सब एक कॉल लगाते हैं और आदमी हमारे लिए सारे काम करते हैं, उसकी भी पढ़ाई होती है, इसको कहते हैं बैचलर्स ऑफ इवेंट मैनेजमेंट। ये लोग जन्म लेने से मृत्यु तक हर चीज अरेंज करते हैं, शादी में बारातियों के सर में टोपी क्या होगी वो भी आपको बताएंगे, सबकी एक तरीके से। देन फैशन डिजाइनिंग, जिन बच्चों का इंटरेस्ट हो,
और उनको लगता हो कि हम साइंस वाले नहीं है तो फैशन डिजाइनिंग में, ऐसा नहीं है। NIMT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन आपको 4 साल का कोर्स देता है। देन MSc IT, ये उन बच्चों के लिए जिनको कंप्यूटर इंजीनियरिंग करनी थी लेकिन साइंस नहीं लिया, तो हम दुख है, मौका है आपके पास। 12th में 82% से ऊपर स्कोर करो तो गुजरात यूनिवर्सिटी आपको 5 साल का MSc IT का कोर्स देती है, दैट इज इक्विवेलेंट टू कंप्यूटर इंजीनियरिंग। सैलरी भी अच्छी, लेकिन एक पहला कंडीशन क्या है, 12th में 82%, ये मिनिमम है, इससे कम नहीं है। नेक्स्ट बस ये हो गया, मेरे वाले हो गए सर, आप अपना शुरू कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इन कोर्सेज से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। और एक नया वेंचर, एक स्लाइड वेंचर हम पीछे सर, एक नया वेंचर हम शुरू करने जा रहे हैं। Why learning English is important? अब ये माँ बाप से पूछो, क्योंकि माँ बाप की एक ही चाहत होती है, किसी दिन मेरा बच्चा फर्राटेदार इंग्लिश बोले। 4 लोगों के सामने मेरे बच्चे ने इंग्लिश में धड़ाधड़ बोल दिया ना, मतलब मैं जीत गया बस। तो ऐसा क्यों है, ऑब्सेशन क्यों है इंग्लिश के प्रति, आइए समझते हैं। Why learning English is important? Some amazing facts about English. Next. Easiest language to learn. आपने हिंदी गुजराती पढ़ा लेकिन उसकी पूरी कक्षा आपको याद नहीं होगी, आप कहीं ना कहीं गड़बड़ी करोगे, लेकिन इंग्लिश का A to Z हर किसी को याद है। इट्स द इजीएस्ट लैंग्वेज। आपको पता है क्यों याद होता है? क्योंकि इसमें एक साउंड के 2 अल्फाबेट नहीं है। गुजराती में ब और भ, श श द ध तो पता नहीं कितने, लेकिन इंग्लिश में A से लेकर Z तक एक भी साउंड रिपीट नहीं। दूसरा रीजन, इट्स एन ऑफिशियल लैंग्वेज इन मोर देन 182 कंट्रीज ग्लोबली। दुनिया के 193 देश है दुनिया में, 190, उसमें से 182 देशों में इंग्लिश एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। मतलब वहां के किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स बनवाने में, किसी भी तरह का कामकाज करने में इंग्लिश का इस्तेमाल कर सकते हो। इंडिया के अंदर मैं आपको बता दूं, आप साउथ चले जाओ तो या तो आपको वहां की भाषा आनी चाहिए या तो इंग्लिश आनी चाहिए। आपकी धक्का होगा, आपकी हालत खराब। आप केरला चले गए और आपको इंग्लिश नहीं आती। मैं आपको एक फैक्ट अनुभव बताता हूँ। मैं 2002 में पहली बार गोवा गया और मतलब शर्म आ गई थी। मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ। ये जो सब कुछ आज आप देख रहे हो, ये ओवर द इयर्स हुआ, हमने अपनी गलतियों से सीखा, पढ़ा, इंटरेस्ट से हासिल की, लेकिन शुरुआत ऐसी नहीं थी। 2001 में जब पहली बार दोस्तों के साथ गोवा गया था, वहां पे मैंने देखा भिखारी इंग्लिश में भीख मांग रहा। वहां मुझे दोस्तों ने बच्चों ने हमारा हमें ऐसा है तो भिखारी ने इंग्लिश की ऐसा इंग्लिश बताया ऐसे। मतलब आप सोच के देखिए, वहां पे आप जाइए तो केरला में हिंदी समझने वाला आपको कोई रेयर मिलेगा, या तो वो इंग्लिश जानते हैं। दक्षिण भारत में आंध्रा, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, उड़ीसा, बहुत इलाके, लक्षद्वीप आप गए, आप अंडमान निकोबार गए, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो भाई साहब आप पूरे फंसे हो। इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो विदेशों के बारे में तो छोड़ ही दो, इंडिया के अंदर भी अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपका काम आसान होता है। सबसे बड़ा फर्क, मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया है, आप सीए हिंदी में नहीं कर सकते। गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है लेकिन कोचिंग नहीं मिलेगी, बुक्स नहीं मिलेगी, सब पढ़ा आपने इंग्लिश मीडियम से। आप 12th स्टैंडर्ड के बाद आगे की सारी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में करने वाले। आप सोच के देखिए, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ग्रामर मिस्टेक्स कर रहा है, उसका कितना मुनाफा होगा। और ये समस्या इतनी गहरी है, मैं आपको फैक्ट एग्जांपल देता हूँ। कई सारे वेल क्वालिफाइड लोग इंग्लिश में नहीं कर पाते, समस्या आ जाती। 3-4 सेंटेंस बोलने के बाद हिंदी को उतारा। ये भारत में और अब्रॉड में हायर एजुकेशन के मीडियम लैंग्वेज, देन इट इज द इजीएस्ट लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड। ऑनलाइन जो बैठे हैं
3 मिनट के बाद फिर से ज्वाइन करना, आपको मजाक लगेगा 3 लेकिन मिनट आपको के बता बाद दूं, आप ऑनलाइन वाले चाहे फिर से अगर ज्वाइन करना। अपनी रोजाना की बातचीत में 30% इंग्लिश यूज करें। कोई शुक्रिया नहीं बोलता, थैंक यू बोलता है। कई सारे तो इंग्लिश के ऐसे शब्द हैं जिनका हिंदी